गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल अपनों ने कुछ कोशिका के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था और बहुत ही अच्छे से अपनों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, बहुत ही ज़्यादा अपने उनकी डिटेल के अंदर जाकर। लगभग जो अपना कोशिका का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी भी कुछ पार्ट जो है वो इसका बचा हुआ है। आज अपने क्वेश्चंस के थ्रू उसी पार्ट को फिर से डिस्कस करेंगे। देखो, स्टार्ट करने से पहले कल आपके कुछ क्वेश्चंस के डाउट भी आ रहे थे कि आपने बोला कि मैम ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो आज के सेशन के लास्ट के अंदर मैं उन क्वेश्चंस का भी आपको आंसर दूंगी, लेकिन पहले आप इस सेशन को कंप्लीट देखें और हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हुए नोट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन अपना आज का है, उसमें दिया कि निम्न में से कौन से कोशिकांग में सरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं। देखो, मैंने कल आपको एक कोशिकांग के बारे में बताया था, गोल्जी बॉडी। याद है, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। ये जो गोल्जी बॉडी था, इसका काम था स्रवण करना और प्रोटीन और वसा का रूपांतरण करना। इसी के साथ जो फोस्फोलिपिड्स और जो लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं, उनसे क्या होता है, कोशिका झिल्ली का भी निर्माण होता है। इसी गोल्जी बॉडी की अगर अपनी संरचना को देखें और ज्यादा इसको अगर अपने समझें, तो देखो गोल्जी बॉडी जो है वो क्या होता है, संगठन होता है बहुत सारी चीजों का। इसके अंदर क्या होता है, संरचनात्मक अगर अपनी इसको देखें तो अलग अलग तरीके की अपने इसको संरचना में देख सकते हैं। देखो, गोल्जी बॉडी के अंदर एक इस टाइप का जो है वो नलिका आकार का संरचना पाई जाती है, लगभग इस प्रकार की अपने को संरचना दिखाई देती है डायग्राम देखने पर। और प्लस में इसके क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको झिल्ली जैसी संरचनाएं भी दिखाई देती हैं, ऐसे राउंड शेप के अंदर, या जैसे ऐसे झिल्ली जो है उभरी हुई दिखाई देती है। ये जो इसका नलिका आकार का भाग है, इसको क्या बोला जाता है, सिस्टर्नी। इसको बोलते हैं अपनी सिस्टर्नी। ये जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसी को अपने क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये अंदर की तरफ फोल्ड होती है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, यानी खांच बनाती है। इस खांच को, इस खाली भाग को बोला जाता है ल्यूमेन। और ये जो आपको छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको बोला जाता है वेसिकल्स। इनको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। देखो, अब गोल्जी बॉडी का डायग्राम बनाया तो क्या क्या दिखा, सिस्टर्नी नजर आया। सिस्टर्नी के अंदर क्या होता है, ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। और ये जो छोटी छोटी बॉल जैसे स्ट्रक्चर्स है, इनको क्या बोला जाता है, वेसिकल्स बोलते हैं। अब देखो, इसकी ये वाली जो फेस, जिस तरफ सिस्टर्नी वाला सॉरी वेसिकल्स वाला भाग कम है, इसको बोला जाता है सिस फेस। इस सिस फेस का दूसरा नाम है सरूपण तल। हिंदी में इसी को बोलते हैं सरूपण तल। इसी को अपने जो है वो फॉर्मेशन फेज भी बोलते हैं, या फॉर्मेशन साइट भी बोलते हैं। दूसरा देखो क्या है, ये वाला साइड जहां से क्या निकल रही है, वेसिकल्स निकल रही हैं, इसको बोला जाता है ट्रांसफेज। ट्रांसफेज, या इसको अपने बोलते हैं परिपक्वन फेज, परिपक्वन तल। तो ऊपर की तरफ इसमें क्या था, सिस फेज, जिसको क्या बोलते हैं, सरूपण तल। और नीचे की तरफ क्या आता है इसमें, ट्रांसफेज, जिसको क्या बोलते हैं, परिपक्वन तल। तो देखो, इसकी पूरी संरचना के अंदर ये दोनों तल मौजूद हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस प्रकार की संरचना का अभाव होता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलती है अपने को, गोल्जी बॉडी में। यहीं से ये जो देखो, ये उभरी हुई संरचना जो नजर आ रही है, यही बाद में अलग होकर क्या करती है, वेसिकल्स का निर्माण करती है। इसीलिए वेसिकल्स के बनने के कारण और वेसिकल्स के मैच्योर यानी परिपक्व होने के कारण इस फेज को क्या बोला गया है, परिपक्वन फेज कहा गया है। तो इस संरचना से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर सरूपण तल और परिपक्वन तल पाया जाता है। तो ये जो कोशिकांग है वो क्या हो जाएगा, हमारा गोल्जी का है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लवक, इन सब के बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो मुझे आप जल्दी से ये बताओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, जल्दी से बताओ। फिर मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का, मैंने आपको दूसरा नाम भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है, पावर हाउस ऑफ दी सेल। आई होप कल की क्लास आपने ध्यान से देखी थी और अच्छे से जो है वो घर पे इसका रिवीजन भी किया होगा। पावर हाउस ऑफ सेल। लाइसोसोम के लिए क्या शब्द यूज किया था अपनों ने, लाइसोसोम को बोला जाता है आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग।
कल जो है वो मेरी वॉइस का थोड़ा सा इश्यू था कि आवाज कम आ रही है। आई होप कि आज आपको मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश कर रही हूँ। बट आप लोग भी थोड़ा सा ईयरफोन यूज करें ताकि आपको साफ सुनाई दे। देखो लवक को अपनों ने, लवक क्या थे, प्लास्टिड थे, और इस लवक में ही क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है, भोजन का निर्माण होता है। अब ये लवक के कौन से टाइप के अंदर होता है ये भी मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगी। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें अपनों ने गोल्जी बॉडी की संरचना के बारे में भी डिस्कशन किया कि गोल्जी बॉडी के अंदर क्या क्या मौजूद है, सिस्टर्नी मौजूद है, वेसिकल्स मौजूद है, और क्या मौजूद है, ल्यूमेन मौजूद है। तो ये भी एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी संरचना गोल्जी बॉडी के अंदर पाई जाती है। ऑप्शंस जैसे आपको दिए, सिस्टर्नी होती है, वेसिकल्स होती है, या फिर ट्यूब्यूल्स होती हैं। जो हमारी ये सिस्टर्नी वाला पार्ट है इसी को ट्यूब्यूल्स भी बोला जाता है। और इसको लास्ट में ऑप्शन दे दिया उपरोक्त सभी, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है। अब ये यहाँ पर भी क्या है, एक अपने कोशिकाओं की आंतरिक संरचना को समझेंगे, उसी के अंदर अपने को इसका आंसर मिलेगा। अगर आपको पहले से पता है तो आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से कोशिकाओं के अंदर क्रिस्टी पाई जाती है। देखो कल मैंने आपको समझाया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, और जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, अल्टमान ने की थी। इस माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की अगर बात करें तो ये एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब दोहरी झिल्ली वाला, दो झिल्लियां इसके अंदर पाई जाती हैं, डबल मेम्ब्रेन है। कौन कौन सी होती हैं, देखो अंडाकार, ये क्या है, एक कोशिकांग है। शेप कैसी हुई इसकी, ओवल शेप यानी अंडाकार, अंडाकार आकृति इसकी होती है। इसके अंदर जो बाहर वाली झिल्ली है वो सामान्य झिल्लियों की तरह क्या करता है, आवरण का काम करती है, यानी इसको प्रोटेक्ट करने का, इसको आवृत्त करने का काम करती है। लेकिन इसके जो अंदर वाली झिल्ली है उससे क्या होता है कि अंदर वाली झिल्ली देखो इसकी ऐसे अंदर की तरफ मुड़कर छोटी छोटी अतिवृद्धियों का निर्माण करती है। इन अतिवृद्धियों को बोला जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली नुमा प्रवर्ध। और इन्हीं उंगली नुमा प्रवर्ध वाली झिल्ली को बोलते हैं अपने क्या, क्रिस्टी। ये हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह है, आंतरिक जो झिल्ली है वो अंदर की तरफ वलन बना लेती है, उंगली नुमा क्या करती है, संरचनाओं का निर्माण करती है, जिसे क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। इस क्रिस्टी के ऊपर होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स। इस क्रिस्टी वाले भाग के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स को नाम दिया जाता है F1 पार्टिकल्स या फिर F1 कण। ये क्रिस्टी है और क्रिस्टी के ऊपर क्या होंगे, अपने F1 कण मौजूद होंगे। ये जो F1 कण है ये क्या करते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि वायवीय श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पादन का काम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा उत्पादन जो है वो पायरुवेट के टूटने से होता है, और उस दौरान जो भी एटीपी बनेगी, जो भी इलेक्ट्रॉन्स का परिवहन होगा, वो सारा किसकी सहायता से होता है, F1 पार्टिकल की सहायता से। तो देखो इसके अंदर अभी अपनों ने क्या पढ़ लिया कि क्रिस्टी किसके अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आप यहाँ पे क्रिस्टी है क्या, क्रिस्टी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंदर वाली झिल्ली का रूपांतरण है, जो अंदर की तरफ फोल्ड होकर उंगली नुमा प्रवर्ध का निर्माण करती है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसके अंदर अपनों ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। देखो ऑप्शन में गोल्जी काय है, गोल्जी काय के अंदर क्रिस्टी नहीं होती, उसमें सिस्टर्नी होती है, उसमें वेसिकल्स होते हैं, और उसमें क्या होती है, ट्यूब्यूल्स होती है यानी नलिकाएं होती है। अंतःपर्दवी जालिका के अंदर भी क्या होता है, देखो अंतःपर्दवी जालिका का जब आप क्या करते हो, संरचना को पढ़ते हो तो वो बिल्कुल किसके जैसे लगती है अपने को, गोल्जी काय की जैसे। जैसे गोल्जी काय मौजूद होता है वैसे ही कौन है, अंतःपर्दवी जालिका भी है। ER के अंदर भी सेम सिस्टर्नी पाया जाता है, ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, लेकिन वेसिकल्स का नंबर थोड़ा सा कम होता है, वो गोल्जी काय के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है। सिस फेज यानी सरूपण तल और ट्रांस फेज यानी परिपक्वन तल सिर्फ और सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी के अंदर। हरित लवक क्या है, देखो ऑप्शन में आ गया हरित लवक। तो यहीं पर अपने डिस्कस कर लेते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड मतलब लवक,
अब ये जो लवक है वो पादपों के अंदर पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाने वाला ये एक गुण होता है। देखो जो लवक है वो क्या होते हैं पादपों के अंदर, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर देते हैं, यानी वो वाले प्लास्टिड जो प्लांट के भागों के अंदर हरे रंग को देने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। इन्हें क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। कुछ ऐसे होते हैं पादप के अंदर प्लास्टिड जो हरे रंग देने के बजाय क्या करते हैं, अदर कलरफुल, जैसे आपने देखा होगा पत्तियों के अलावा जो अपना तना है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, जो फ्लावर है उसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के कलर्स हैं। तो इनको, ये जो कलर्स हैं फ्लावर्स के या फिर जैसे स्टेम के हो गए या प्लांट के जो भी अदर पार्ट्स के अंदर आप कलर देखते हो ग्रीन कलर के अलावा, उन्हें बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। इन्हें अपने बोल देंगे क्रोमोप्लास्ट। कुछ ऐसे प्लास्टिड भी हैं जिन्होंने पादपों में क्या किया है, रूपांतरण कर लिया है। रूपांतरण का मतलब कि वो कलर नहीं दे रहे, वो किसी अन्य कार्य को करने के लिए रूपांतरित हो चुके हैं। देखो जो क्लोरोप्लास्ट है वो कौन सा कलर देगा प्लांट को? ग्रीन कलर देगा। जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्या देगा? ग्रीन कलर के अलावा बाकी सारे कलर। तो ग्रीन के अलावा बाकी कोई भी कलर आपको दे दे, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हमारा क्रोमोप्लास्ट होगा। तीसरे प्रकार के लवक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है इनका काम कलर देने की बजाय क्या होता है? संग्रहण का होता है। ये क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ने अपने आप को रूपांतरित कर लिया, अब वो कलर नहीं दे रहे, अब वो क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। जैसे पादपों के अंदर स्टार्च का संग्रहण हो गया, वसा का हो गया, प्रोटीन का हो गया, तो ये सारा काम कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा क्या होता है? क्योंकि बात तो किसकी आई है? हरित लवक की आई है। तो देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है। हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कौन से वाला? क्लोरोफिल। ये हमारा क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट। ग्रीन कलर पिगमेंट। अब देखो इसकी क्लोरोफिल की संरचना की बात करें तो कल मैंने आपको क्लोरोफिल के लिए बताया था कि ये भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनली है। डबल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर भी, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या होता है? देखो संरचना इसकी बनाए तो ये भी इस प्रकार की आकृति का होता है। ये बाहर की झिल्ली और ये अंदर की झिल्ली, दो आवरण हो गए। अब देखो ये बाहर की झिल्ली, अंदर की झिल्ली, अंदर जो है इसके द्रव पदार्थ भरा होता है जिसको बोला जाता है अपने स्ट्रोमा। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। ये जो द्रवित पदार्थ है इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के बीच में आपको जो है वो कुछ सिक्के जैसी संरचनाओं का ढेर नजर आता है। ये क्या है? सिक्के जैसी संरचनाएं मौजूद है। ये जो सिक्के जैसी संरचनाएं हैं, इस सिक्के जैसी संरचना, पूरी की पूरी संरचना, ये जो पूरा बंडल बनता है सिक्कों के ढेर का, इसे बोला जाता है ग्रेना। और ग्रेना का जो हर एक सिक्का है इसको बोला जाता है थैलेकोइड। इसे अपने क्या नाम देते हैं? थैलेकोइड नाम देते हैं। अब देखो होता क्या है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर क्या होना है? फोटोसिंथेसिस होना है, यानी प्रकाश संश्लेषण होना है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कहाँ संपन्न हुई? क्लोरोफिल के अंदर। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है ये दो चरणों के अंदर पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कितने चरण हुए? दो। पहला चरण, मतलब आप इनको जरूरी नहीं है कि ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे कि पहला पहले ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, डिपेंड करता है कि प्रकाश उपस्थित है या नहीं। दो प्रकार की प्रकाश अभिक्रियाएं इसमें चलती हैं, एक होता है प्रकाश आधारित प्रकाश संश्लेषण, दूसरा होता है प्रकाश अनाधारित। इसका मतलब ये नहीं है कि सनलाइट नहीं चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि आपने सनलाइट को एक बार के लिए ट्रैप करके रख लिया और आप बाद में क्या कर रहे हो? उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो जो स्ट्रोमा भाग है इसके अंदर क्या होता है? प्रकाश अनाधारित क्रिया चलती है, जिसको अपने डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसको बोला जाता है डार्क रिएक्शन।
ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर डार्क रिएक्शन कहाँ होती है या प्रकाश अनाधारित क्रिया कहाँ होती है, स्ट्रोमा के अंदर। और ये जो हमारा ग्रेना वाला भाग है इसके अंदर क्या होती है, प्रकाश आधारित क्रिया होती है, प्रकाश आधारित क्रिया, जिसको अपने बोलते हैं लाइट रिएक्शन। ये हो गई अपनी लाइट रिएक्शन। तो ये कुछ चीजें और अपने को क्लोरोफिल के बारे में पता होनी चाहिए। बेसिक सी कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर बन सकते हैं कि प्रकाश आधारित क्रिया कहाँ चलती है, प्रकाश अनाधारित क्रिया कहाँ चलती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, तो ये सारी कहाँ चलती है, क्लोरोफिल के अंदर। लेकिन क्लोरोफिल के भी, ओहो फिर से ये कल की तरह हो गया, क्लोरोफिल के अंदर भी कहाँ, स्ट्रोमा के अंदर चलती है डार्क रिएक्शन और हमारे ग्रेना के अंदर चलती है लाइट रिएक्शन। इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के संपन्न होने के कारण अपने क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। कल मैंने आपको ये वर्ड समझाया भी था कि किचन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, क्लोरोफिल को, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, भोजन निर्माण का काम होता है। तो ये अपने कुछ सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारियां थी जो अपने को कुछ और नोट करनी है। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होता है आप उसको नोट कर सकते हो, क्वेश्चन को नोट करो, उसमें बताई जाने वाली हर एक बात को आप नोट करके रखो, क्योंकि यहाँ पर लगभग जो है वो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आगे भी उनके बनने की संभावना काफी ज्यादा होती है। जैसे कि अगला क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन से कोशिकांग प्रोटीन परिवहन, प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में सम्मिलित है। इसको चेंज करना, ये क्या हो जाएगा, सम्मिलित है। तो देखो प्रोटीन के प्रोटीन अपनों ने कहाँ पढ़ा, एक तो अपनों ने पढ़ा था राइबोसोम के अंदर कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। याद है आपको, कल मैंने आपको सिखाया था कि राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम हमारा क्या हुआ, प्रोटीन फैक्ट्री। यहाँ पर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इसके अलावा प्रोटीन कहाँ बनता है सेल में, RER के ऊपर। कहाँ बना, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण कर रही है तो प्रोटीन का परिवहन भी करेगी, पदार्थ जो है वो दूसरों को अवेलेबल भी करवाएगी। इसके अलावा अपनों ने गोल्जी बॉडी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले भी अपनों ने उसको डिस्कस किया था, और कल भी मैंने आपको बताया था कि जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करता है, प्रोटीन को चेंज करता है किसके अंदर, लिपोप्रोटीन के अंदर। और ये लिपोप्रोटीन के अंदर चेंज करके इसका क्या करता है, परिवहन भी करता है। तो हमारे ER और हमारे जो गोल्जी एपरेचर्स है ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन के परिवहन में सहायक होते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है अपना, अंतःपरद्वी जालिका एवं गोल्जिकाए, गोल्जिकाए एवं माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरद्वी जालिका एवं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जिकाए एवं केंद्रिका। तो प्रोटीन का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ में होता है, तीन ही अंगों के साथ में होता है, राइबोसोम, गोल्जिकाए और अंतःपरद्वी जालिका, जिनमें से जो हमारी SER यानी सॉरी फिर से मैंने कल गलत बोल दिया, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जिकाए क्या करते हैं, प्रोटीन के परिवहन में सहायक होते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, यानी ER और गोल्जिकाए क्या है, प्रोटीन के परिवहन में सहायक अंगक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। प्रारूपिक पादप कोशिका का मतलब क्या है, नॉर्मल प्लांट सेल, जैसी नॉर्मल प्लांट सेल होती है उसी को आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो। उसके अंदर क्या बोला कि केंद्रक की क्या स्थिति है। आपको कल मैंने सिखाया था कि सेल के अंदर क्या होता है, केंद्रक भी मौजूद होता है। देखो जो प्लांट सेल होती है यानी हमारी पादप कोशिका की क्या क्या विशेषता होती है, याद करो थोड़ा सा। प्लांट सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, उसके बाहर क्या होता है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इस कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है उसका, साइटोप्लाज्म, जिसको अपने प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। और प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, प्रोटोप्लाज्म शब्द, साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म बोलने वाले कौन थे, पुरकिंजे थे। उन्होंने क्या किया था, साइटोप्लाज्म का नाम बदलकर क्या दिया था, प्रोटोप्लाज्म।
इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, इनका न्यूक्लियस होगा यानी केंद्रक मौजूद होगा। अब देखो होता क्या है कि इनके अंदर मैंने आपको सिखाया था रिक्तिका पाई जाती है, रिक्तिका यानी वैक्यूल्स। अभी वैक्यूल्स की भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दूंगी, क्या होती है, किस काम आती है। तो ये जो वैक्यूल्स हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, प्लांट सेल में भी और जंतु सेल के अंदर भी, दोनों में पाई जाती है। लेकिन आपको मैंने सिखाया था कि प्लांट सेल के अंदर जंतु कोशिका की बजाय थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है और आकार के अंदर भी बड़ी होती है। तो इसी रिक्तिका के बड़े आकार यानी वैक्यूल के बड़े आकार होने के कारण, अब देखो ज्यादा सरफेस एरिया कौन कवर कर लेगा, वैक्यूल कर लेंगे। आकार बड़ा होगा तो कोशिका में ज्यादा स्पेस भी कवर करेंगी, और इसी ज्यादा स्पेस कवर करने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा हो जाता है, परिधीय यानी पेरिफेरल हो जाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब किनारे पर चला जाता है, क्योंकि ज्यादा आकार कौन ले रही है, वैक्यूल। देखो पहले सेंटर में होना चाहिए था, लेकिन आप जैसे ये डायग्राम में आप एक और बना के दिखाऊं कि पहले ये सेंटर में होना चाहिए था न्यूक्लियस, रिक्तिका छोटी होती, जगह कम मिलती रिक्तिका को, लेकिन रिक्तिका अपने आकार को बढ़ा रही है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये अपनी पोजीशन से थोड़ा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इसे अब क्या बोलते हैं, परिधीय न्यूक्लियस यानी पेरिफेरल न्यूक्लियस। तो प्लांट कोशिका की ये भी विशेषता होती है कि उसके अंदर जो केंद्रक है वो कैसा होता है, पेरिफेरल यानी परिधीय प्रकार का पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। हमें ऐसे पदार्थ को छांटना है जो हर प्रकार की जीवित कोशिका में पाया जा रहा है। देखो वैसे तो ये सारी चीजें आपको जो है कोशिकाओं के अंदर मिलती है, लेकिन सभी कोशिकाओं के अंदर नहीं होती। इनमें से कोई एक ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है, लगभग हर प्रकार की कोशिकाओं के अंदर आपको देखने को मिलता है। कौन सा है, वो है हमारा प्रोटीन। कि आप प्लांट सेल ले लो, जंतु सेल ले लो, प्रोकैरियोटिक ले लो, यूकैरियोटिक ले लो, छोटे आकार की लो या बड़े आकार की, हर प्रकार की कोशिका के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन या तो मुक्त अवस्था यानी खुद प्रोटीन की फॉर्म में मिलेगा आपको, या फिर हो सकता है ये राइबोसोम के रूप में हो, क्योंकि राइबोसोम के अंदर भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन के फॉर्मेशन का काम करती है। या फिर ये कौन से पदार्थ के रूप में हो, न्यूक्लिक पदार्थ, न्यूक्लिक मटेरियल मतलब हमारा अनुवांशिक पदार्थ। कल आपको मैंने सिखाया था न्यूक्लिक पदार्थ मतलब अनुवांशिक पदार्थ, और जो क्या होता है, दो टाइप का होता है। दो टाइप कौन कौन से हैं इसके, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। इनके भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इनके अंदर भी क्या होता है, प्रोटीन, ये क्या करते हैं, ये भी प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर क्या है, प्रोटीन मौजूद है। तो सेल चाहे किसी भी प्रकार की आप लो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एकल कोशिका ले लो, बहु कोशिका ले लो, किसी भी प्रकार की कोशिका को उठाओ उसमें आपको प्रोटीन जरूर मिलेगा। जो पर्णहरित है, ये जो पर्णहरित अपने को दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है आपको, प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि एक प्रकार का क्या है, लवक है, तो सिर्फ किस में पाया जाता होगा, पादपों के अंदर। फिर मांड क्या है, ये क्या होता है, स्टार्च द्वारा निर्मित है। स्टार्च क्या एक बहुलक होता है जो सिर्फ किस में पाया जाता है, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल के अंदर। फिर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी क्या है, जीवित कोशिका में पाए जाने वाला है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की आरबीसी के अंदर। कहाँ पाया जाता है, आपको ये कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की आरबीसी के अंदर पाया जाता है, कौन, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या है, प्रोटीन है, जो हर प्रकार की कोशिका में आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन अपने पास में आता है कि सबसे बड़े आकार की कोशिका है। अब ये क्वेश्चन डालने का रीजन ये था कि मैं आपको यहाँ पर ये समझा सकूं कि कोशिका जो है वो आकार में अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। आकार मतलब साइज में भी, सॉरी आकार मतलब शेप के अंदर भी, और आमाप मतलब साइज के अंदर भी। तो कोशिका आकार और आमाप दोनों में क्या करती है, वेरी करती है, अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, आकार मतलब हम शेप की बात करें कि कोशिका किस किस टाइप की शेप के अंदर मिलती है आपको, तो कोशिका जो है
वो राउंड यानी गोल आकार की भी मिल सकती है, वो जो है वो रेक्टेंगल यानी वर्गाकार आयताकार आकार की भी हो सकती है, वो लंबे लंबे धागों के रूप में भी हो सकती है, वो छोटी भी हो सकती है और वो बहुत बड़ी भी हो सकती है। जैसे कि हमारी तंत्रिका कोशिका है, वो इस प्रकार के आकार की बनी होती है, मनुष्य में पाई जाती है, इस प्रकार की क्या होती है, वो बनी होती है। तो देखो आकार इसका बदल गया, अब ये क्या हो गया, लंबी है, धागी नुमा है, लेकिन इसमें क्या है, शाखाएं निकली हुई होती हैं, यहाँ पर ऐसे शाखाएं जो है वो इसके अंदर मिलती हैं। तो देखो आकार भी अलग अलग हो गया, सबका आकार भी अलग है और सब दिखने में भी कैसी हैं, अलग अलग प्रकार की है। तो कोशिकाएं अलग अलग आकार की भी मिलती हैं और आमाप की भी मिलती हैं। यहाँ पर जो हमें आंसर देना है वो साइज के बेस पे देना है, इसमें सबसे बड़े आकार की कौन सी कोशिका है, सबसे बड़ा साइज कौन सी कोशिका का होता है। तो देखो अपने को यहाँ पर याद रखना है कि जब तक आपको मनुष्य के शरीर के बारे में नहीं पूछा जाए, ये पूछा जाए कि सबसे बड़े आकार की कौन सी है, मतलब वो हर एक प्रकार की कोशिका की बात कर रहा है, वो पादप कोशिका के बारे में भी पूछ रहा है और जंतु कोशिका के बारे में भी पूछ रहा है। इस केस के अंदर हम सबसे बड़े आकार की कोशिका हमारे इस जंतु जगत या सजीवों के जगत के अंदर किसकी है, वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़े आकार की कोशिका होती है। तो यहाँ पर अपने याद रखेंगे कि शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटे आकार की कोशिका किसकी है, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे जो छोटी कोशिका है वो किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा, जिसको अपने PPLO भी लिखते हैं, PPLO भी इसको लिखा जाता है। तो सबसे छोटे आकार की कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा यानी PPLO की होती है। आज तो साउंड का मुझे लगता है शायद कोई इशू नहीं होगा, मैं बहुत ही ज्यादा जो है वो तेज बोलने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी मेरी आवाज इतनी शायद अगर आपको नहीं सफिशिएंट लग रही तो मैं और ज्यादा तेज बोलने की कोशिश करूंगी। आप वॉल्यूम अपने फोन की भी हाई रखें और ईयरफोन्स भी डाल के रखें, थोड़ा सा कोऑपरेट आप मेरे साथ में करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अभी मैंने आपको बताया कि जब तक आपको मेंशन नहीं किया जाता कि मानव शरीर के बारे में बताना है, आपका उत्तर हमेशा क्या जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपनों ने मेंशन कर दिया कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर सबसे बड़े आकार की कोशिका होती है हमारी तंत्रिका कोशिका, जो जिसको अपने जो है वो न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल भी बोलते हैं। नर्व सेल लिख दो या फिर इसको अपने लिख देते हैं न्यूरॉन। तो ये क्या है, सबसे बड़े आकार की कोशिका है और इसका आकार जो है वो लगभग कितना होता है, 1 मीटर के आसपास, लगभग 1 मीटर लंबी कोशिका देखो अपने शरीर में पाई जाती है। फिर शुक्राणु, सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, शुक्राणु है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, शुक्राणु है। और सबसे बड़ी कौन सी है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में निर्विष्टकरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप जो है वो अलग अलग टाइप की मेडिसिन को यूज करते हैं, उन मेडिसिन में अलग अलग साल्ट्स होते हैं, कुछ लोग जो है वो ड्रग्स का यूज करते हैं यानी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं या अल्कोहलिक पदार्थों का सेवन करते हैं, इन सब के अंदर क्या होता है, विष यानी टॉक्सिन प्रेजेंट होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस टॉक्सिक को खा के लोग जो है वो मर जाते हैं, लेकिन अमाउंट उसकी कम रहती है। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा अंग मौजूद है जो इन सब टॉक्सिक मटेरियल को तोड़ता है और उसे क्या करता है, नॉर्मल पदार्थ में परिवर्तित करता है, यानी हमारे शरीर को उससे कोई नुकसान नहीं हो, हमारे शरीर के ऊपर उसका कोई जहरीला प्रभाव नहीं पड़े, इसी को बोला जाता है निर्विषकरण। और ये जो चलता है, ये चलता है यकृत कोशिका के अंदर, आपके लीवर की सेल्स के अंदर। और ये लीवर सेल के अंदर करवाता कौन है, ये करवाता है गोल्जी बॉडी। थोड़ी मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर ये बताया था कि गोल्जी बॉडी क्या करता है, मटेरियल को चेंज करता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर।
तो ये जो गोल्जी बॉडी है यकृत कोशिका में, इसका नंबर क्या होता है, सामान्य कोशिकाओं से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर ये क्या करता है, जो भी मेडिसिन के सब्सटेंस आपने लिए हैं या जो भी आपने नशीला पदार्थ लिया है या किसी भी प्रकार का आपके शरीर के लिए जो हानिकारक पदार्थ आपने लिया है उसको वो क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। इसीलिए ये काम कहाँ चलता है, यकृत की कोशिका के अंदर। इसी वजह से आपके मेडिसिन का असर, आपके ड्रग्स का या अल्कोहलिक पदार्थों के सेवन का असर सबसे पहले किस पर पड़ता है, यकृत के ऊपर, यकृत की कोशिकाओं के ऊपर। सुना होगा कि लीवर फेल हो गया, लीवर क्यों फेल हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा नशे करता था। इस केस में क्या होता है कि लीवर की कोशिकाओं को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जितना ज्यादा वो काम करेंगी उतना ही लीवर के ऊपर क्या होगा, दबाव पड़ेगा। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है कि कहाँ चलता है, यकृत की कोशिकाओं के अंदर। या अंग पूछ लिया जाए कि कौन से अंग में चलता है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, यकृत। कौन से कोशिकांग के द्वारा किया जाता है, गोल्जी काय के द्वारा, गोल्जी बॉडी के द्वारा। देखो अगला क्वेश्चन आया कि निम्न में से किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर चलता है। ये क्वेश्चन डालने से पहले मैं आपको जो है वो सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के बारे में समझाती हूँ। देखो कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन क्या होता है, इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर आप मेरे को साथ के साथ दोगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें जो है वो अभी बता दूंगी कि कोशिका विभाजन के अंदर क्या होता है, कैसे होता है। कोशिका विभाजन का मतलब है कि पूर्ववर्ती पहले से मौजूद परिपक्व कोशिका अपने ही समान, अपने ही जैसी नई कोशिकाओं का निर्माण करे। एक कोशिका के विभाजन यानी टूटने के कारण, विभक्त हो जाने के कारण नई कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन। इससे जाना जाता है साइटोकाइनेसिस नाम से। ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कोशिका विभाजन का दूसरा स्वरूप कौन सा है, और ऑप्शंस के अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, साइटोकाइनेसिस। अब देखो कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, कोशिका विभाजन होता है 2 प्रकार का। एक होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को बोला जाता है इंग्लिश के अंदर माइटोसिस। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी होते हैं बहुत बार, तो अपने दोनों लैंग्वेज के अंदर जो है उसको बोलेंगे, समसूत्री विभाजन कह लो या फिर क्या कह लो, माइटोसिस कह लो। दूसरा प्रकार हमारे पास में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री को बोला जाता है मियोसिस। तो माइटोसिस एंड मियोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सूत्र के लिए मैंने आपको कल बताया था गुणसूत्र, क्रोमोसोम। कल आप लोगों ने डिस्कस किया था कि डीएनए की जो संघनित अवस्था है, जो दिखाई देना शुरू करती है, वो कौन सी होती है, क्रोमोसोम होती है। तो यहाँ पर जो सूत्र शब्द यूज हुआ है वो भी क्रोमोसोम से ही रिलेटेड है, कि क्रोमोसोम का नंबर अगर कोशिका विभाजन के दौरान नियमित बना रहता है। नियमित का मतलब कि जितनी पूर्ववर्ती कोशिका के अंदर था, ये पूर्ववर्ती कोशिका ली अपनों ने, और पूर्ववर्ती कोशिका के अंदर जितने गुणसूत्र मौजूद थे, अगर उतने ही गुणसूत्र बनने वाली कोशिकाओं के अंदर भी हो, यानी समान गुणसूत्र मौजूद हो, तो उसे क्या बोला जाता है, समसूत्री विभाजन। यानी गुणसूत्र का नंबर क्या रहेगा, समान। गुणसूत्र क्या होंगे, समान बने रहेंगे। लेकिन अगर गुणसूत्रों का नंबर हो जाए आधा, यानी गुणसूत्र कैसे हो जाए, आधे हो जाए, तब उसे क्या बोलोगे, अर्धसूत्री विभाजन। यानी सूत्र आधे हो गए तो अर्धसूत्री, अगर सूत्र यानी गुणसूत्र समान है तो समसूत्री। गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, समान नहीं रहेंगे। उदाहरण के लिए लेके चलें कि मनुष्य की कोशिका के अंदर, ह्यूमन की जो सेल्स हैं, मनुष्य की कोशिका यानी ह्यूमन सेल के अंदर जो गुणसूत्र का नंबर होता है वो कितना होता है, 46 होता है। टोटल कितना होता है, 46 है। और ये जो 46 है ये क्या होते हैं, जोड़े में मौजूद होते हैं। जोड़ा मतलब 23 के जोड़े, 23 का पूरा सेट है, एक जोड़े में 2 हैं, तो 23 के सेट में कितने हो जाएंगे, 40 यानी 46। ये क्या हो गए, 23 जोड़े हो गए। अब अगर मान लो ये मनुष्य की कोशिका क्या करे, विभाजन करे, और विभाजन के द्वारा इसने क्या की, नई कोशिकाओं का निर्माण किया। तो अगर 46 पहले थे और 46 यानी उतने ही गुणसूत्र नई कोशिकाओं के अंदर भी चले जाएं, तो ये कौन से प्रकार का विभाजन होगा, समसूत्री प्रकार का विभाजन होगा।
और अगर मान लो जैसे ह्यूमन की कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम है और जब इसने नई कोशिका का निर्माण किया तो उनके अंदर सिर्फ कितने बच गए? 23। आधे हो गए ना, 46 का आधा क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो गुणसूत्रों की संख्या अगर हो गई आधी तो वो कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन को कायिक विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। समसूत्री विभाजन का दूसरा नाम क्या है? कायिक विभाजन, क्योंकि ये शरीर की कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है। अब ये कायिक कोशिकाएं क्या होती हैं कि हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं क्या है? कायिक कोशिकाएं हैं। तो उनके अंदर कौन सा विभाजन चलेगा? समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा नाम है युग्मक विभाजन। युग्मक विभाजन कि जब गैमीट बनते हैं, युग्मक बनते हैं, उस दौरान जो शरीर के अंदर विभाजन होता है वो कौन से प्रकार का होता है? अर्धसूत्री प्रकार का होता है। सिर्फ और सिर्फ युग्मक निर्माण के दौरान ही जीव में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन पाया जाएगा। अन्य किसी भी कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। जीव छोटे से लेकर बड़ा कोई भी हो, अगर वो युग्मक निर्माण करेगा यानी गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा तभी उसमें क्या होंगे? अर्धसूत्री विभाजन होंगे, अन्यथा उसमें समसूत्री विभाजन ही पाए जाएंगे। अब ये युग्मक क्या होते हैं? तो देखो युग्मक क्या होते हैं कि जब नई पीढ़ी बनानी है, नई संतति को बनाना है, तो हमारे जो पैतृक होते हैं, जो जनक होते हैं, उनके शरीर की वो कोशिकाएं जो नई संतति को उत्पन्न करने के लिए काम आती हैं, उन्हें ही क्या बोला जाता है? युग्मक बोला जाता है। यानी जीव के शरीर में बनी हुई वे कोशिकाएं जो नई संतति को उत्पन्न करती हैं निषेचन की क्रिया के द्वारा, उन सबको क्या बोलते हैं? अपने युग्मक बोलते हैं। अब इनके जो है वो कोशिका विभाजन की कुछ प्रावस्थाएं होती हैं, कुछ स्टेज होती हैं, उनको भी अपने डिस्कस करते हैं। पहली बात तो कोशिका विभाजन होगा क्यों? देखो कोशिका विभाजन क्यों होता है? क्योंकि पुरानी कोशिकाएं धीरे धीरे क्या होती हैं? समय के साथ में वीक पड़ जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है नई कोशिकाओं के द्वारा। तो इस यहाँ पर क्या करती है? कोशिकाएं विभाजन करती हैं। कोशिकाएं परिपक्व हो गई, बड़ी हो गई आकार के अंदर। अब इनके अंदर जितना प्रोटोप्लाज्म यानी जितना कोशिका द्रव्य होना चाहिए था उतना उससे ज्यादा जो है वो नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस केस के अंदर अपने एक कोशिका को तोड़कर दो नई कोशिकाएं बना देते हैं ताकि बढ़ा हुआ कोशिका द्रव्य दो कोशिकाओं में बंट जाए और हमारी जो कोशिकाएं हैं वो सही तरह से काम करती रहे। अब देखो कोशिका विभाजन की कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं? कोशिका विभाजन की प्रावस्थाएं, कोशिका जो हमारी कोशिका विभाजन है इसकी दो प्रावस्थाएं होती है। एक होता है अंतरा प्रावस्था। अंतरा प्रावस्था मतलब इंटरफेज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरफेज। दूसरी स्थिति होती है कोशिका विभाजन, कोशिका विभक्तीकरण या फिर कोशिका विभाजन। देखो अंतरावस्था या इंटरफेज क्या होती है? अंतरावस्था या इंटरफेज का मतलब है कि विभाजन नहीं हुआ है अभी सिर्फ कोशिका क्या कर रही है? अपने आप को तैयार कर रही है ताकि वो क्या कर सके? अपना विभाजन कर सके। तो आप सिंपल सा मतलब ले सकते हो कि अंतरावस्था क्या है? कि भाई तैयारी है जिसके बाद में क्या होना है? कोशिका विभाजन होना है। कि कोशिका की पहले से वो तैयारी जिसके बाद में वो क्या कर सकती है? नई कोशिकाओं को बना सकती है, उसे ही अपने क्या बोलते हैं? अंतरावस्था बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कोशिका तैयार हो रही है, तो कोशिका की तैयारी है ये, कोशिका के अंदर क्या चल रहा है? तैयारी चल रही है। अब होता क्या है इसके अंदर यानी अंतरावस्था के अंदर कुछ और जो है वो छोटे छोटे स्टेप चलते हैं, छोटे छोटी प्रक्रियाएं चलती हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है G1 फेज यानी G1 प्रावस्था, जिसको वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ प्रावस्था के नाम से भी जाना जाता है। ग्रोथ प्रावस्था या फिर वृद्धि प्रावस्था। ग्रोथ का मतलब सिंपल सा वृद्धि करना, आकार में बड़ा हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म की संख्या मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, और क्या होगा? गुणसूत्र क्या होंगे? अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर लेंगे, यही सब होगा। तो ग्रोथ फेज यानी जीवन फेज के अंदर क्या होता है कि कोशिका आकार में बढ़ना शुरू हो जाती है, कोशिका का आकार बढ़ जाता है। कोशिका का आकार बढ़ेगा और क्या होगा कि इसमें प्रोटीन की, राइबोसोम की, इन सब की मात्रा भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो प्रोटीन, राइबोसोम इन सब की मात्रा भी
बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि देखो विभाजन करना है, और विभाजन करना है तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी। जितना प्रोटीन पहले वाली में था, जितना राइबोसोम पहले वाली में था, उतना ही नई में भी जाना चाहिए। तो मात्रा अपने को क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है। तो ये कौन सी अवस्था है, जीवन फेज है, वृद्धि प्रावस्था है। कई बार क्या होता है कि जीवन फेज तो हो गई, कोशिका ने आकार में बढ़ावा कर लिया और उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया, उसके अंदर राइबोसोम बन गए, उसके अंदर प्रोटीन्स नए बन गए, लेकिन अब ये कोशिका विभाजन करती नहीं है। इंटरफेज चल रही है लेकिन विभाजन नहीं हो रहा, आगे वो जो है वो रुक गई, उसने विभाजन किया ही नहीं, दूसरी फेज में वो गई नहीं। इस कंडीशन के अंदर ये जो जीवन फेज है, इससे कोशिका चली जाती है G0 फेज के अंदर। G0, जीरो का मतलब कुछ नहीं, जीरो का मतलब क्या होता है, शून्य, कुछ भी नहीं है। इस स्थिति के अंदर क्या होता है, कोशिका जो है वो कुछ भी नहीं कर रही, इसीलिए इसे रेस्ट प्रावस्था भी बोला जाता है, रेस्ट फेज के नाम से भी बोला जाता है। आपके लिए हो सकता है कि थोड़ी सी ये जो चीजें हैं वो नई है, लेकिन आप कभी भी पिछले साल के पेपर उठा के देखना, उसमें क्वेश्चन आए होते हैं कि इस समय क्या होता है, इस प्रावस्था के अंदर क्या होता है। तो जब अपने पढ़ रहे हैं तो अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ताकि अपना कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं हो। और ये सारा पीडीएफ जो है आपको क्लास के बाद में अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। अपने टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर रखा होगा, वहां पर ये सारे नोट्स और सारे के सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसके अलावा आपको जो है वो मेरे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर भी ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, जहां पर इसके और ज्यादा ब्यूटीफुल नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। और उसके लिए आप मेरे लिंक ट्री के ऊपर जा सकते हो, t.me renubhadu.05 के ऊपर। गूगल साइंस सर के टेलीग्राम चैनल पर तो सब कुछ अवेलेबल है ही, तो आप उसको ज्वाइन करो और अच्छे से क्लास को देखकर उससे पीडीएफ नोट करना शुरू कर दो। देखो इस जीवन फेज, ये पहली प्रावस्था थी कि जैसे ही जीवन फेज हुआ G0 स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जीवन के बाद में अगर ये G0 नहीं आई, यानी वृद्धि के बाद में नई कोशिका ने क्या करना है, विभाजन स्टार्ट करना है, तो वो कौन सी अवस्था में जाएगी, दूसरी अवस्था के अंदर, जिसको बोला जाता है एस प्रावस्था या फिर एस फेज। इसके अंदर क्या होता है, इसे संश्लेषण प्रावस्था के नाम से भी जाना जाता है, संश्लेषण प्रावस्था। संश्लेषण का मतलब क्या करेगा, संश्लेषण होना है कि किसी चीज को बनाना है, किसको बनाती है, आनुवांशिक पदार्थ को। और आनुवांशिक पदार्थ हमारा क्या था, डीएनए या फिर आरएनए। ये जो आनुवांशिक पदार्थ है इसका बनाना है, क्यों बनाना है, अभी मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो सकती है, या तो आधी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है कि गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहे। समान कब बनेगी, जब 23 जोड़े पहले से थे और 23 ही आप नए बना लो, तभी तो होगा ना। तो ये जो अनुवांशिक पदार्थ को दोबारा बनाना, जैसी कॉपी, जैसे अपने फोटो कॉपी निकलवाते हैं, क्या होता है, मेन कॉपी होती है, मेन कॉपी का अपनी कमांड देते हैं और उतनी की क्या करते हैं, फोटो कॉपीज यानी कार्बन कॉपीज निकलवा लेते हैं। सेम चीज है, मेन कॉपी मतलब 23 जोड़े गुणसूत्र थे, अगर नई कोशिका बनानी है तो 23 का डबल करना पड़ेगा। और ये जो डबल करने का काम है कौन सी प्रावस्था में होता है, एस फेज के अंदर। इसे बोला जाता है डीएनए की पुनरावृत्ति। ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार कि डीएनए की पुनरावृत्ति कहाँ होती है, कौन सी अवस्था के अंदर होती है, एस फेज के अंदर होती है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए पुनरावृत्ति कोशिका की एस फेज के अंदर यानी संश्लेषण प्रावस्था के अंदर होता है। कि अगर मान लो पहले आप में 40 गुणसूत्र थे, 40 से डबल होकर 40 और बन जाएंगे। अब जब नई कोशिका बननी है, ये वाले 40 एक में, दूसरे वाले 40 दूसरे के अंदर। इस प्रकार से क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ का भी विभाजन यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं अपने क्या आता है, कोशिका विभाजन। एक और प्रावस्था बच गई जो होती है हमारी G2 प्रावस्था, G2 फेज। देखो जीवन के अंदर क्या हुआ था, वृद्धि हुई थी और उसके अंदर कोशिका का आकार बढ़ा था, कोशिका के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ी थी, राइबोसोम की मात्रा बढ़ी थी। वही सेम काम एस फेज के बाद में दोबारा होता है। इसमें केंद्रक का आकार भी क्या होता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक था, केंद्रक में ही कौन था, हमारा आनुवांशिक पदार्थ था। तो G2 फेज के अंदर नए आनुवांशिक पदार्थ हो जाने के बाद में फिर से कोशिका के अंदर क्या होता है, वृद्धि शुरू हो जाती है, आकार में वो बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है और केंद्रक में भी क्या होता है, आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप ये बोल सकते हो कि जीवन की कॉपी है कौन, G2 प्रावस्था। जीवन की डुप्लीकेट कॉपी कौन सी है, G2 प्रावस्था है। दोनों बिल्कुल सेम काम करती है, कोशिका का आकार बढ़ेगा और हमारे केंद्र का आकार भी बढ़ जाएगा। इतना सब होने के बाद में हमारी कोशिका तैयार है कोशिका को विभाजित करने के लिए, यानी एक कोशिका से नई कोशिका बनाने के लिए।
अब सही में दूसरा स्टेप स्टार्ट हुआ, कौन सा? कोशिका विभाजन। देखो कोशिका विभाजन में दो चीजें बताई थी, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब ये जो समसूत्री और अर्धसूत्री है ये 4 स्टेप के अंदर पूरी होती है। 4 स्टेप होते हैं कोशिका विभाजन के। पहला होता है प्रोफेज, पहली अवस्था कौन सी है? प्रोफेज अवस्था है। दूसरी है मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। तीसरी आती है एनाफेज, और चौथी प्रवस्था कौन सी है हमारी? टीलोफेज। ये 4 प्रवस्थाएं होने के बाद में एक कोशिका 2 नई कोशिकाओं के अंदर विभक्त हो जाती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। हिंदी में लिखें तो पूर्वावस्था, मध्यावस्था, फिर उसके बाद में पश्चावस्था, और उसके बाद में अंतावस्था। 4 प्रवस्थाएं, इसको इंग्लिश में याद रखोगे तो इजीली याद हो जाएगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। देखो होता क्या है प्रोफेज के अंदर, क्या होता है मैं अगर आपको डायग्राम से समझाऊं तो देखो एक कोशिका है अपने पास में, ये कोशिका है, ये इसका क्या था? केंद्रक था। केंद्रक के अंदर क्या है? गुणसूत्र मौजूद है, गुणसूत्र मौजूद है। उनका क्या हो चुका है? डुप्लीकेशन भी हो चुका है, पुनरावृत्ति भी हो चुकी है। तो प्रोफेज के अंदर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली है, ये पिघलना स्टार्ट हो जाती है। पिघलने का मतलब मेल्ट हो जाती है, यानी ये यहाँ से एनविलोप क्या होता है? हटना शुरू हो जाता है। अपने क्या करें, इस एनविलोप को यहाँ से हटा दें। ये एनविलोप हटेगा तो ये जो गुणसूत्र है ये क्या होंगे? बाहर आ जाएंगे। गुणसूत्र बाहर आ गए। अब इस केस के अंदर क्या होगा? ये जो गुणसूत्र है ये फ्री हो गए। तो प्रोफेज के अंदर क्या हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली हट गई और गुणसूत्र जो है वो फ्री हो गए, मुक्त हो गए। ये तो किस में हुआ? प्रोफेज के अंदर। फिर दूसरी फेज कौन सी है? मेटाफेज। आपको मैंने कल सेंट्रोमियर बताया था, जो किसका गुण था? सेंट्रोमियर या सेंट्रोसोम किसका गुण है? पादप, सॉरी, जंतु कोशिका का, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर ये अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका के अंदर जो सेंट्रोमियर्स हैं वो क्या होते हैं? दिखाई देना शुरू कर देते हैं और कोशिका के किनारों पर चले जाते हैं। पहले साइटोप्लाज्म में फ्री पड़े थे, अब ये कहाँ चले जाएंगे? ध्रुव की ओर यानी किनारों की तरफ। और ये क्या करते हैं? तर्कुनुमा यानी धागे नुमा संरचनाओं का निर्माण शुरू कर देते हैं। एक तो क्या हुआ? सेंट्रोमियर्स ने क्या किया? सेंट्रोमियर्स ने बना लिए स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर मतलब तर्कुनुमा धागे, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण शुरू कर दिया। फिर ये जो गुणसूत्र थे अपने, ये गुणसूत्र क्या हुए? जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री पड़े थे, ऐसे फ्री पड़े थे, ये गुणसूत्र हैं, ऐसे शेप के आपको दिखाई देते हैं, एक्स नुमा दिखाई देते हैं। ये गुणसूत्र क्या होते हैं? इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, ग्रुप बनाना शुरू कर लेते हैं। ये कहाँ होता है? मेटाफेज के अंदर। और इसी दौरान क्या होता है? ये जो गुणसूत्र हैं ये कोशिका के किनारों की तरफ, क्योंकि ये जो स्पिंडल फाइबर है ये इनको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन की वजह से जितने गुणसूत्र ऊपर जाएंगे उतने ही गुणसूत्र नीचे आना भी शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार की संरचना बन जाती है। सारे आ गए मिडल के अंदर, बीच में आ गए जितने भी थे और बना देते हैं छोटे छोटे। यहाँ से क्या रहे? स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, यहाँ से भी स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, बीच में आ गए। अब क्या होगा? अगर 2 इधर आ रहे हैं तो 2 ही ऊपर जाएंगे। बराबर अमाउंट के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं, यानी किनारों पर जाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आपको दिखाई देती है। अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये जो है वो अपने गुणसूत्र हैं, तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर यानी धागीनुमा संरचनाओं से जुड़ जाते हैं और किनारों पर जाना शुरू कर देते हैं। अगली फेज कौन सी आती है अपनी? एनाफेज यानी पश्चावस्था। इसके अंदर क्या होता है कि पूरे के पूरे जो गुणसूत्र हैं वो अच्छी तरह से क्या होते हैं? खिंचाव पड़ता है उनके ऊपर, और वो पूरे के पूरे कहाँ चले जाते हैं? किनारों के ऊपर। यानी ये देख लो बीच में से क्या हो गया? बिल्कुल खाली स्पेस हो गया। जितने भी थे बीच में वो सारे के सारे क्या हुए? किनारों पर चले गए। अब लास्ट स्टेज आएगी कौन सी? टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होता है? कुछ गुणसूत्र एक किनारे पर, कुछ दूसरे किनारे पर। इस स्थिति के अंदर कोशिका का जो द्रव्य है यानी कोशिका द्रव्य भी विभाजित होना शुरू कर देता है, और एक कोशिका 2 नई कोशिकाओं के अंदर विभक्त हो जाती है। इस स्थिति के अंदर जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो क्या हुआ था? पीछे मेल्ट हो गया था,
मेल्ट का मतलब है गायब हो गया था, वो वापस बनना शुरू हो जाएगा और एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं बन जाएंगी। तो ये कौन कौन से स्टेप हुए अपने? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये तो अर्धसूत्री और हमारे समसूत्री में कॉमन थे। अब अर्धसूत्री जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल टाइप का होता है। उसमें भी ये 4 अवस्थाएं चलती है लेकिन थोड़ी सी लंबी चलती हैं, क्योंकि गुणसूत्रों का नंबर क्या करना है? आधा करना है। अब मुझे बताओ, अगर आप गुणसूत्रों का नंबर आधा कर दोगे तो कैसे चलेगा? शरीर के अंदर कोई भी कोशिका जो है वो आधे गुणसूत्र के साथ में नहीं रह सकती, युग्मक बनेंगे, आधे गुणसूत्र वाले हैं, लेकिन हमारी कोशिका ऐसा बनाएगी क्यों? गुणसूत्र नंबर तो कम नहीं करने, उतने ही रखने हैं। इस केस के अंदर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ अर्धसूत्री में आपको समझा रही हूँ कि अर्धसूत्री में क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है कि अर्धसूत्री में प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है और टीलोफेज। लेकिन हर एक क्या होता है? 2 बार होता है। प्रोफेज भी 2 बार आएगी, मेटाफेज भी 2 बार आएगी, एनाफेज भी 2 बार आएगी। देखो, एक कोशिका थी जिसको अपने लिख देते हैं मात्र कोशिका यानी मदर सेल, जिसने क्या करना है? नई कोशिकाओं को बनाना है। ये पहले ये चारों स्टेप करती है, एक बार सब कुछ करेगी, एक बार प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके रिजल्ट में क्या होता है? 2 नई कोशिकाएं बन जाती हैं। इसमें मान लो गुणसूत्र 46 थे, अब आधे हो गए, 23 बच गए, ऐसा हुआ। लेकिन एस फेज में क्या हो गया? 46 का भी डबल बन गया था, बना था ना, आप लोगों ने देखा था एस फेज के अंदर 46 का क्या हुआ? डबल हुआ। तो जो डबल हुए थे वो कहाँ गए? उसके लिए क्या होता है? फिर से विभाजन होता है। ये कोशिकाएं फिर से क्या करती हैं? विभाजन करती है। यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज फिर से विभाजन करेंगी। एक बार हो चुका है, दूसरी बार और चलेगा। अब एक कोशिका फिर से क्या करेगी? 2 कोशिकाओं को बनाएगी। तो इसमें भी 23, इसमें भी 23, 23 और 23, ये कितने हुए? 46, ये भी कितने हुए? 46। तो ये हो गया ना, एस फेज के अंदर डबल हुआ था, लास्ट में भी क्या हुआ? डबल वाले बन गए। लेकिन नंबर क्या है? समसूत्री से बनने वाली कोशिकाओं का ज्यादा है। समसूत्री के अंदर एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी थी, सिर्फ एक ही स्टेप के अंदर पूरा साइकिल हो गया। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के अंदर एक बार ना होके डिवीजन कितनी बार होता है? 2 बार होता है। तो प्रोफेज भी 2 बार आती है, मेटाफेज भी, एनाफेज भी और टीलोफेज भी। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। इस पर सेपरेट क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा कि समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन कितनी बार होता है? 1 बार। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में कितनी बार होता है? 2 बार। अब देखो, इस प्रोफेज के अंदर जो फर्स्ट टाइम, अपने इसको ऐसे लगते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज सेकंड। इस प्रोफेज फर्स्ट की क्या खासियत है कि ये जो प्रोफेज फर्स्ट वाला था, इसके अंदर भी छोटा छोटा क्या चलता है? स्टेप चलता है, चरण चलता है। कैसे याद रखोगे क्या चलता है? ले जरा पेन दे दे। एल का मतलब लेप्टोटीन, या आपने इसको लिखते हैं लेप्टोटीन। फिर होता है जाइगोटीन। अब ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। पी का मतलब पेकाइटिन, या इसको पैक्टिन भी लिख देते हैं, पेकाइटिन। डी का मतलब डिप्लोटिन और दूसरे डी का मतलब डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आप देखो 5 स्टेप और चल रहे हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेप भी अपने आप में क्या करते हैं? खासियत होती है इनकी भी। इस प्रोफेज फर्स्ट के दौरान क्या होता है? गुणसूत्रों में आपस में विनिमय पाया जाता है। विनिमय का मतलब एक्सचेंज, अपना सामान लो, दूसरे का सामान लो, अपना दे दो, सेम चीज है। गुणसूत्र जो है वो जोड़े में होते हैं, आपको मैंने अभी बताया। जैसे ये क्या है? एक गुणसूत्र और ये दूसरा, ये इनका पूरा क्या बन गया? एक जोड़ा बन गया। एक गुणसूत्र का क्या है? ये जोड़ा है। इसमें ये पूरा एक गुणसूत्र और ये, चलो मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ, इसको साफ दिखाई देगा। अभी अपने इसको दूसरे कलर से बना देंगे, 2 कलर यूज करते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आए। जैसे ये एक हो गया और ये क्या हो गया? है ये जोड़ा, एक ही गुणसूत्र है, एक टाइप के हो गए। इनको सिंगल कलर से ही रहने देते हैं। मैडम बोलेंगे कलर बार बार आप चेंज कर रहे हो हैं। ये एक जोड़ा हो गया, ये क्या हो जाएगा? दूसरा जोड़ा। कितने जोड़े हैं? ये एक जोड़ा और ये हमारा दूसरा जोड़ा।
जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? ये जो गुणसूत्र है ये अपना खंड इस गुणसूत्र को दे दे और ये गुणसूत्र अपना खंड इसको दे दे, तो ये जो प्रावस्था होती है इसे क्या बोला जाता है? जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। जो कौन सी अवस्था में होती है? प्रोफेज फर्स्ट के अंदर होती है। प्रोफेज फर्स्ट होता कैसा है कि ये जो मान लो ये गुणसूत्र था, ये ऐसे जब स्पिंडल फाइबर यानी तरकु तंतु बनेंगे तो ये दोनों क्या होंगे? अलग अलग सिरों पर जाएंगे विभाजित होकर, ये नीचे वाला सिरा ये ऊपर वाला सिरा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, इनको जुड़ना नहीं चाहिए था लेकिन क्रॉसिंग ओवर हुई और ये क्या हुए? जुड़ गए। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ऐसा ही जो है वो नीचे भी होता है, ऐसे देखो। इससे क्या होगा कि जब ये क्रॉसिंग ओवर हुआ, जब ये कैंची जैसी संरचना टूटेगी यानी ये गुणसूत्र अलग हो जाएगा और यहाँ वाला गुणसूत्र भी अलग हो जाएगा, लेकिन अब इसके अंदर कुछ भाग किसका आ जाएगा? इस दूसरे गुणसूत्र का आ जाएगा। जब ये अलग हुआ तो इसके अंदर कुछ भाग किसका आ जाएगा? पहले वाले गुणसूत्र का। तो देखो इसके जो जीन थे, जो भाग था वो उस पर चला गया, उसके वाला भाग इस पर आ गया। इसी चीज को क्या बोला जाता है? जीन विनिमय बोला जाता है। और ये कहाँ होता है? ये होता है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। अभी अपनों ने पढ़ा था पैक्टीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टाइन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इन 5 स्टेप के अंदर यही जीन विनिमय की क्रिया चलती है। तो जीन विनिमय एक अर्धसूत्री विभाजन का क्या है? लक्षण है। समसूत्री विभाजन के अंदर जीन विनिमय नहीं पाया जाता। इसी वजह से समसूत्री विभाजन के अंदर विभिन्नताएं नहीं बनती, लेकिन हमारे अर्धसूत्री विभाजन के अंदर विभिन्नताओं का निर्माण हो जाता है। तो देखो अपने प्रीवियस क्वेश्चन उस पर चले, कहाँ किया था अपनों ने ये क्वेश्चन? देखो इसने क्वेश्चन ने क्या बोला कि निम्न में से किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का विनिमय होता है? तो अब आप मेरे को आंसर दे सकते हो कि किस प्रकार के विभाजन होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के अंदर। इसमें क्या पाया जाता है? जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है, जिसको जीन विनिमय लिख दो या फिर गुणसूत्र विनिमय लिख दो, एक ही बात है। गुणसूत्रों का आपस में बदलाव हो जाना जो कहाँ होता है? अर्धसूत्री विभाजन के अंदर होता है। अब आप कोशिका विभाजन से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने लगभग आपको क्या की है? यहाँ पर डिस्कस की है। लगभग बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन अपना ये देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि गेहूं के 100 परागकण प्राप्त करने के लिए कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? अब आप इसका आंसर दोगे कि अगर आपको 100 परागकण, परागकण क्या होते हैं? पादपों के नर युग्मक होते हैं। पादप में क्या है? ये नर युग्मक है। और युग्मक निर्माण के दौरान कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अभी मैंने बताया था कायिक कोशिकाओं में विभाजन करना है तो कौन सा होगा? समसूत्री। लेकिन युग्मक निर्माण करना है तो कौन सा होगा? अर्धसूत्री। तो अब मुझे ये बताओगे कि 100 परागकण बनाने हैं आपने, तो कितने अर्धसूत्री विभाजन करने पड़ेंगे? एक अर्धसूत्री विभाजन में कितने बनते हैं? एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो टोटल कोशिकाएं लास्ट में कितनी बन जाती है? 4 बन जाती है। पहले 2 बनी थी, 2 ने फिर विभाजन किया, लास्ट में कितनी बन गई? 4 बन गई। यहाँ पर टोटल कितनी बनी है? 100 बनी है। अगर एक में 4 बनती है तो 100 कितने में बन जाएगी? 25 के अंदर। कैलकुलेशन कर सकते हो, 25 चौका 100 होता है। तो इसका मतलब अगर 25 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तब जाके कितने परागकण बनेंगे? 100 परागकण बनेंगे। ये क्वेश्चन मैं बदल दूं और मैं आपसे ये बोलूं कि 30 अर्धसूत्री विभाजन के बाद में कितने युग्मक बनेंगे? तो 30 में, एक में अगर 4 बनते हैं, एक में 4 बने तो 30 में कितने बनेंगे? 4 गुणा 30 है। तुम्हारा उत्तर क्या आ जाएगा? 120 युग्मक बन जाएंगे। तो हमेशा अपने को यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, समसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के अंदर 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 25 अर्धसूत्री विभाजन के बाद में 100 नर युग्मकों का निर्माण हो जाएगा। और पादपों के नर युग्मक को ही क्या बोला जाता है? परागकण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो कि 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है?
अब इसका उत्तर दोगे आप मुझे कि 64 कोशिकाएं बनानी है तो समसूत्री विभाजन कितना होगा। यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रही हूँ, इस फॉर्मूले से आपको आंसर निकालना है। फॉर्मूला क्या है कि समसूत्री विभाजन की संख्या बराबर, अलग से इसको नोट कर लेना कि समसूत्री विभाजन की संख्या बराबर दी गई कोशिकाओं का नंबर -1। n यहाँ पर क्या है, दी गई कोशिकाओं की संख्या, दी गई कोशिकाओं की संख्या। तो अब मुझे बताओ कितना आंसर आएगा इसका। दी गई कोशिकाएं कितनी है अपने पास में, 64 है। तो इसने क्या पूछा है कि समसूत्री विभाजन कितने हुए, तो अपने क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 64 - 1 कितने विभाजन निकलेंगे, 63। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करके, देखो मैंने 2 स्टार लगा दिए, स्टार मार्क करके क्या करोगे, याद रखोगे कि जब कभी भी समसूत्री विभाजन का पूछ ले कितने विभाजन हुए, तो हमेशा क्या करना है, n-1 वाला फॉर्मूला यूज करना है। n मतलब दी गई कोशिकाएं, यहाँ पर 64 दिए, मैं 65 दे दूं तो 65 - 1 कितने बन जाएंगे, 64। 70 दे दूं तो 70 - 1, 80 दे दूं तो 80 - 1। तो जो भी n की वैल्यू उसमें से 1 घटा दो, आपके पास में क्या निकल जाएगा, समसूत्री विभाजन की आवश्यकता निकल जाएगी, कितने समसूत्री विभाजन होने चाहिए, ये नंबर आपके पास में आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, चौथा, यानी 63 नंबर बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है निम्न में से किस प्रकार की रिक्तिकाएं चलन में सहायक है। चलन का मतलब होता है गति के अंदर, लोकोमोशन के अंदर। गति या लोकोमोशन तो पता होगा, एक जगह से चल के दूसरी जगह पे पहुंच जाना, ये क्या है, चलन है, गति है, यानी लोकोमोशन है। अब रिक्तिका यानी वैक्यूल के बारे में बात हो रही है। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं वैक्यूल की थोड़ी और जानकारी आपको दूंगी। देखो वैक्यूल यहाँ पर फिर से आ गई। वैक्यूल का मतलब है रिक्तिकाएं, लेकिन जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि वैक्यूल पहले प्रकार की होती है रस रिक्तिकाएं। रस रिक्तिकाओं को बोला जाता है सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल। दूसरे प्रकार की होती है खाद्य रिक्तिकाएं, खाद्य रिक्तिकाएं यानी फूड वैक्यूल। तीसरे प्रकार की होती है हमारी संकुचनशील रिक्तिकाएं। संकुचनशील का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो देखो तीनों जो है वैक्यूल ही है, खाली स्पेस ही है, बना हुआ खाली स्पेस वाला जो छोटा सा एरिया है वही क्या है, रिक्तिका है। लेकिन सबका काम क्या होता है, अलग अलग होता है। देखो क्या हुआ, रस रिक्तिका यानी सैप वैक्यूल, ये वाली जो रिक्तिकाएं हैं ये पदार्थों का क्या करती है, संचयन करती है, पदार्थ का संचयन, और लगभग किसका, जल का। किसका संचयन करती है, ये जल का संचयन करती है। दूसरी कौन सी है, खाद्य रिक्तिका। खाद्य नाम से स्पष्ट है, ये क्या करेगी, खाद्य पदार्थों से रिलेटेड होगी। खाद्य पदार्थ मतलब कुछ जो है वो प्रिमिटिव टाइप, पुराने टाइप के जीव, प्रोकैरियोटिक टाइप के जीव। कल बताया था प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, जिनके अंदर केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, जैसे कि अमीबा। अमीबा के अंदर भोजन का पाचन, यानी भोजन का क्या करना है, पाचन करना है। तो अमीबा में भोजन के पाचन के लिए ये रिक्तिकाएं क्या होती हैं, काम आती हैं। तो भोजन के पाचन से जो संबंधित रिक्तिकाएं होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, खाद्य रिक्तिकाएं। सैप वैक्यूल जो क्या करेंगी, संचयन करेंगी। खाद्य रिक्तिका जो खाद्य पदार्थों के पाचन में सहायक होंगी, जो किसमें है, एग्जाम्पल अपने पास में अमीबा का। संकुचनशील रिक्तिकाएं कॉन्ट्रैक्टाइल, जो अपने आकार में परिवर्तन कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब संकुचित हो जाना, अपने आकार में संकुचन और अनुशीतलन के द्वारा क्या करेंगी, ये परिवर्तन प्रदर्शित करेंगी। तो ये जो हमारी रिक्तिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, ये चलन में सहायक होती हैं। इनमें होने वाले संकुचन के द्वारा जो जीव हैं, जैसे कि पैरामीशियम हो गए, इन सब जीवों के अंदर क्या होता है, लोकोमोशन होता है, चलन होता है। दूसरा, ये जो संकुचनशील रिक्तिकाएं हैं ये उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के भी काम आती है। दो काम है, चलन करना और
चलन करना और इसके अलावा इनका काम अपने लिख देते हैं, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। किसके अंदर उदाहरण है? पैरामीशियम को बाहर निकालना। अलग से नोट कर लेना इनके काम। तो यहाँ पर इसने क्या पूछा है? चलन में कौन सी सहायक होगी? संकुचनशील, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। रसधानियां यानी सैप वैक्यूल किस काम आती है? रसधानियां काम आती हैं पदार्थों के संचयन के अंदर। खाद्य धानी यानी फूड वैक्यूल किसके काम आती है? भोजन के पाचन करने में सहायक होती हैं। और संकुचनशील किस काम आती हैं? गति के काम आती हैं, चलन के काम आती हैं, और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के काम आती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? आप लोग बताओ। मैंने आज ही बताया कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है हरित लवक के अंदर, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पर अपना ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंपल सा प्रीवियस मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर लिया था कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट है, कौन से वाला? क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है। ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है? सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करता है, अपने अंदर खींचता है। और यहीं पर क्या होता है? सनलाइट की सोलर एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा के अंदर। केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन अपने पास में, समसूत्री विभाजन में विभाजन कितनी बार होता है? अभी मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ के जाऊंगी कि समसूत्री विभाजन में कितनी बार विभाजन होता है, तो आप उत्तर दो कि कितनी बार होता है। अर्धसूत्री में हो रहा था 2 बार, तो समसूत्री में होता है 1 बार। एक कोशिका थी, 1 बार विभाजन करेगी, 2 नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी। और गुणसूत्रों का नंबर भी क्या रहेगा? यहाँ पर समान रहेगा। अर्धसूत्री में गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन में बनी कोशिकाएं होती हैं। तो समसूत्री विभाजन के अंदर बनने वाली कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? समसूत्री विभाजन के अंदर बनने वाली कोशिकाओं को बोला जाता है पुत्री कोशिकाएं या फिर डॉटर सेल। देखो मैंने आपको पुरानी कोशिका का नाम लिखवाया था मदर सेल। मदर सेल, तो मदर सेल क्या बनाएगी? डॉटर सेल बनाएगी, यानी पुत्री कोशिकाएं बनाएंगी। तो समसूत्री विभाजन के अंदर बनने वाली नई कोशिकाओं को बोला जाता है डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिकाएं। युग्मक किसमें बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के अंदर। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर बनते हैं क्या? युग्मक बनते हैं। मात्र कोशिका क्या हुई हमारी? मदर सेल। त्रिगुणित कोशिकाएं 3n टाइप की, ये कोई अपने पास में विभाजन का स्वरूप नहीं होती हैं। त्रिगुणित कोशिकाएं विभाजन का स्वरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, और इसी के साथ में हमने सेल के चैप्टर का सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर किया है। मैंने बहुत ही ज्यादा बुक से जो मटेरियल है वो इकट्ठा किया और आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है, जो आपको आने वाले पेपर्स के अंदर काम आएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? युग्मक निर्माण के दौरान होने वाला विभाजन है। सेम क्वेश्चन आ गया, युग्मक निर्माण के दौरान कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कायिक जनन या फिर अलैंगिक जनन के दौरान कौन सा विभाजन होता है, तो क्या उत्तर होगा? कायिक जनन व अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री प्रकार का। अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन कब होता है? लैंगिक जनन के अंदर, जब क्या करना है अपने को? युग्मक निर्माण करना है, उस समय हम क्या करते हैं? अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। और इसी के साथ में आज का हमारा ये सेशन होता है कंप्लीट। सेल के कल मैंने आपको जो है वो 30 MCQs डिस्कस किए थे, जिनमें बहुत सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी। और आज ये 16 क्वेश्चन प्लस में बहुत सारे सेल डिवीजन के टॉपिक को मैंने आज कवर किया है। अच्छे से आप इनके नोट्स बनाइए, इनका रिवीजन कीजिए, और अगली क्लास में अपने फिर से मिलते हैं। थैंक यू, गुड इवनिंग।